regarding the गुड इवनिंग एंड नमस्ते एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है इस पावरफुल अवेयरनेस सेशन में। मैं हूं शुक्र शेख आंध्रा से। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आने वाले 5 से 10 सालों में फाइनेंशियल सिस्टम, डिजिटल ओनरशिप, ऑनलाइन बिजनेस और इंटरनेट की डेफिनेशन ही चेंज कर सकता है, और वो है ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आज का सेशन सिर्फ ब्लॉकचेन क्या है उसके ऊपर नहीं है। आज हम स्पेशली समझेंगे नोड्स क्या होते हैं, वैलिडेटर्स का रोल क्या होता है, बिटकॉइन और इथेरियम जैसे नेटवर्क्स कैसे रन होते हैं, नॉर्मल लोग ब्लॉकचेन से अर्निंग क्यों नहीं कर पाते, और कैसे एमएसटी ब्लॉकचेन इस इंडस्ट्री को कॉमन पीपल के लिए एक्सेसिबल बना रहा है। अब नॉर्मली जब लोग क्रिप्टो सुनते हैं तो उनके माइंड में सिर्फ बिटकॉइन प्राइस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट, लॉस, कॉइन्स, बाइंग सेलिंग, यही सब आता है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियल मनी इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस देखने वाले लोग अलग होते हैं और यूट्यूब सर्वर्स और प्लेटफॉर्म ओन करने वाले लोग अलग होते हैं। उबर यूज करने वाले अलग, उबर का नेटवर्क बिल्ड करने वाले अलग। ब्लॉकचेन में भी सेम चीज होती है, यूजर्स अलग और नेटवर्क रन करने वाले नोड्स और वैलिडेटर्स अलग। और आज का सेशन इसी हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए है। तो आप में से कितने लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना है, इथेरियम का, बाइनेंस का? ग्रेट। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आपको पता है इन नेटवर्क्स को चलाता कौन है? यही आज का मेन टॉपिक है। 2010 में लोग बिटकॉइन को इग्नोर कर रहे थे। 2015 में लोग इथेरियम को समझ नहीं पाए। आज दुनिया ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रही है। क्वेश्चन ये नहीं है कि ब्लॉकचेन फ्यूचर है या नहीं। क्वेश्चन ये है, हम सिर्फ यूजर रहेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर ओनर्स बनेंगे। अब ब्लॉकचेन को प्रॉपरली समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, और वो है कंसेंसस मैकेनिज्म। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कंसेंसस मैकेनिज्म मतलब ब्लॉकचेन नेटवर्क डिसाइड कैसे करता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन जेन्यून है और कौन सा फेक। क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई बैंक मैनेजर नहीं होता, कोई सेंट्रल ऑफिस नहीं होता, कोई सिंगल कंपनी कंट्रोल नहीं करती। तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? यही काम कंसेंसस मैकेनिज्म करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज व्हाट्सएप ग्रुप में 100 लोग हैं और कोई मैसेज करता है, मैंने शुक्र भाई को 1,000 रुपया ट्रांसफर किया। अब बिना प्रूफ के कोई भी फेक क्लेम कर सकता है। तो ग्रुप के कुछ ट्रस्टेड मेंबर्स वेरीफाई करते हैं, क्या सेंडर के पास बैलेंस था, ट्रांजैक्शन वैलिड है, डबल स्पेल्डिंग तो नहीं। अगर मेजॉरिटी एग्री करें तभी ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेड होता है। ब्लॉकचेन में भी एग्जैक्टली यही होता है। यहां पहला आता है प्रूफ ऑफ वर्क, POW। सबसे पहला फेमस मॉडल था प्रूफ ऑफ वर्क। ये बिटकॉइन यूज करता है। इसमें माइनर्स पावरफुल कंप्यूटर्स यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व करते हैं, और जो पहले सॉल्व करेगा उसको ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बहुत हेवी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एक्सपेंसिव माइनिंग मशीन्स, हीट जनरेशन, ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट। आज बिटकॉइन माइनिंग सेटअप लगाने मतलब
लाखों या करोड़ों का इन्वेस्टमेंट। जैसे गोल्ड माइनिंग में मशीन्स लगती है, वर्कर्स लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, वैसे ही बिटकॉइन माइनिंग में डिजिटल माइनिंग होती है। फिर इंडस्ट्री इवॉल्व हुई और आया प्रूफ ऑफ स्टेक, पीओएस। इथेरियम अब इसी मॉडल पर शिफ्ट हो चुका है। इसमें माइनिंग मशीन्स की जगह वैलिडेटर्स अपने कॉइन स्टेक करते हैं। मतलब उनके पास जो इथेरियम पड़े हैं उसको स्टेक करते हैं। जितना ज्यादा स्टेक उतना वैलिडेशन चांस। ये मॉडल फास्ट है, एनर्जी एफिशिएंट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन इश्यू एंट्री बैरियर स्टिल हाई। नेक्स्ट मॉडल आता है डीपीओएस, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। यहाँ पब्लिक कुछ सेलेक्टेड वैलिडेटर्स को वोट करती है। जैसे इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, वैसे ब्लॉकचेन में डेलीगेट्स चूज होते हैं। ये फास्ट होता है, लेकिन कभी कभी सेंट्रलाइजेशन रिस्क क्रिएट करता है। अब आता है मॉडर्न हाइब्रिड मॉडल, पोसा, प्रूफ ऑफ स्टेक्ड अथॉरिटी। ये स्पीड, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन को बैलेंस करता है, और एमएसटी ब्लॉकचेन इसी मॉडल को यूज करता है। इसमें वैलिडेटर्स स्टेक भी करते हैं, अथॉरिटी वेरिफिकेशन भी होती है, ट्रांजैक्शंस एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं, गैस फी ऑलमोस्ट जीरो होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्केलेबल है फॉर मास एडॉप्शन। एक सिटी ट्रैफिक सिस्टम इमेजिन करो। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब हर सिग्नल मैन्युअली कंट्रोल हो रहा है। प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब स्मार्ट ऑटोमेटेड ट्रैफिक सिस्टम। और पोसा, प्रूफ ऑफ स्टेक्ड अथॉरिटी मतलब एआई पावर्ड स्मार्ट सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन सिर्फ कॉइन्स का गेम नहीं है, बैक एंड कंसेंसस सिस्टम ही डिसाइड करता है। स्पीड, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर एडॉप्शन। प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में और विस्तार से जानते हैं। अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे प्रूफ ऑफ वर्क एक्चुअली कैसे काम करता है, और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है बिटकॉइन। बिटकॉइन दुनिया का पहला सक्सेसफुल ब्लॉकचेन नेटवर्क था। 2009 में लॉन्च हुआ, और आज भी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क माना जाता है। इस इमेज को ध्यान से देखिए। यहाँ आपको मल्टीपल माइनर्स और कंप्यूटर सिस्टम्स दिख रहे होंगे। ये माइनर्स कंटिन्यूअसली compete कर रहे हैं। इनका काम क्या होता है? ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना और एक मैथमेटिकल पजल सॉल्व करना। जो माइनर सबसे पहले पजल सॉल्व करता है उसको रिवार्ड मिलता है। इसी प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक स्कूल टीचर क्लास में 100 स्टूडेंट्स को एक डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम देते हैं। जो स्टूडेंट सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा उसको प्राइज मिलेगा। बिटकॉइन माइनिंग में भी सेम रेस होती है। थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड रेस करते हैं। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग रियलिटी है, बिटकॉइन माइनिंग कोई नॉर्मल लैपटॉप से नहीं होती। उसके लिए चाहिए एसिक माइनर्स, मैसिव इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग सिस्टम्स, डेडिकेटेड रूम्स, टेक्निकल सेटअप, और इलेक्ट्रिसिटी बिल ही लाखों में चला जाता है। बिटकॉइन का नेटवर्क सिक्योर है, लेकिन उस सिक्योरिटी की कॉस्ट बहुत हेवी है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ कंट्रीज से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिटकॉइन नेटवर्क कंज्यूम करता है। इमेजिन करिए, सिर्फ ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने के लिए इतनी एनर्जी यूज होती है। अगर आज किसी नॉर्मल आदमी को बोला जाए चलो बिटकॉइन माइनर बनो, तो पहला क्वेश्चन होगा मशीन कहाँ से लेंगे, लाए, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मैनेज करें, हीट का क्या करें, टेक्निकल नॉलेज कैसे सीखें,
यानी एंट्री बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम्स में पार्टिसिपेशन इजी नहीं है और नहीं था। चैट बॉक्स में बताइए, आप में से कितने लोग रियलिस्टिकली बिटकॉइन माइनिंग सेटअप अफोर्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री इवॉल्व हुई। अब ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का नेक्स्ट एवोल्यूशन समझते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इथेरियम। इथेरियम सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक कंप्लीट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इकोसिस्टम है। इस इमेज को ध्यान से देखिए, यहाँ माइनिंग मशीन्स नहीं दिख रहे हैं, यहाँ वैलिडेटर्स और स्टेकिंग इकोसिस्टम दिखाया गया है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन में कंपटीशन कंप्यूटिंग पावर का था, इथेरियम पीओएस मॉडल में कंपटीशन स्टेक का होता है। सिंपल लैंग्वेज में, आप नेटवर्क के अंदर अपने टोकन्स लॉक करते हो, उसको स्टेकिंग बोलते हैं, और उसके बदले नेटवर्क आपको वैलिडेटर बनने का चांस देता है। जैसे बैंक एफडी में आप पैसा लॉक करते हो और बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, वैसे ही ब्लॉकचेन स्टेकिंग में आप टोकन्स लॉक करते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी मेंटेन होती है और रिवॉर्ड्स जनरेट होते हैं। एक्चुअली इथेरियम पीओडब्ल्यू में था, अभी पीओएस में क्यों चेंज हुआ? इथेरियम पहले प्रूफ ऑफ वर्क यूज करता था, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स आई, हाई गैस फी, स्लो स्केलेबिलिटी, हेवी एनर्जी यूसेज। इसलिए इथेरियम ने हिस्टोरिक अपग्रेड किया, जिसे द मेर्ज बोला गया, और पीओडब्ल्यू से पीओएस में शिफ्ट हुआ। बेनिफिट्स ऑफ पीओएस। पीओएस मॉडल के मेजर एडवांटेजेस, एनर्जी एफिशिएंट है, फास्टर ट्रांजैक्शंस, बेटर स्केलेबिलिटी, लेस हार्डवेयर डिपेंडेंसी, यानी फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर। बट प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट। अब यहां एक इंपॉर्टेंट रियलिटी समझिए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, लेकिन एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई। इथेरियम वैलिडेटर बनने के लिए आपको 32 ETH रिक्वायरमेंट होती है, और करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज होता है, जैसे 80 लाख से 1 करोड़ रुपया। साथ में डेडिकेटेड सर्वर, एसएसडी, रैम, टेक्निकल मेंटेनेंस, स्लैशिंग रिस्क, ये सब भी होता है। ये स्लैशिंग मतलब क्या होता है? अगर वैलिडेटर गलत काम करें या नेटवर्क रूल्स वायोलेट करें, तो उसका स्टेक्ड अमाउंट, जो 32 या उससे भी ज्यादा स्टेक करता है ना वैलिडेटर, उसमें से पेनाल्टी में कट हो सकता है। इसी को कहते हैं स्लैशिंग। जैसे बैंक एम्प्लॉय फ्रॉड करें तो सस्पेंशन होता है, वैसे ब्लॉकचेन वैलिडेटर गलत वैलिडेशन करे तो स्लैशिंग होती है। तो पीओएस ने माइनिंग की प्रॉब्लम रिड्यूस की, लेकिन नॉर्मल पीपल के लिए वैलिडेटर पार्टिसिपेशन अभी भी इजी नहीं बना। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अभी भी मोस्टली बहुत बड़े इन्वेस्टर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पास ही है। अब तक हमने कंसेंसस मॉडल समझे, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करते हैं, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में एक्चुअल काम कौन करता है? नॉर्मली लोग सिर्फ कॉइन देखते हैं, लेकिन किसी भी ब्लॉकचेन के पीछे 3 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर रोल्स होते हैं, वो है माइनर्स, वैलिडेटर्स और फुल नोड्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ये ब्लॉकचेन दुनिया के सिक्योरिटी गार्ड्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, डेटाबेस मैनेजर्स, सब कुछ होते हैं। सबसे पहले माइनर्स, पीओडब्ल्यू के बारे में बात करते हैं। ये मेनली प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम में यूज होते हैं, जैसे बिटकॉइन। माइनर्स का काम होता है ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करना,
ब्लॉक्स क्रिएट करना, मैथमेटिकल पजल सॉल्व करना और रिवॉर्ड अर्न करना। सिंपल एग्जांपल, गोल्ड माइनिंग कंपनी इमेजिन करो। वर्कर्स कंटिन्यूअसली डिगिंग कर रहे होते हैं गोल्ड निकालने के लिए। वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में माइनर्स कंटिन्यूअसली कैलकुलेशंस करते रहते हैं। इसी को कहते हैं माइनिंग। लेकिन माइनिंग एक्सपेंसिव है, हेवी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, टेक्निकल सेटअप डिमांड करती है। अब आते हैं वैलिडेटर्स पर, पीओएस। ये मॉडर्न ब्लॉकचेन सिस्टम का ब्लॉकचेन है। वैलिडेटर्स ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते हैं, नेटवर्क सिक्योर करते हैं, ब्लॉक्स अप्रूव करते हैं, कंसेंसस मेंटेन करते हैं और बदले में रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं। जैसे बैंक में ऑडिटर्स और अप्रूवल ऑफिसर्स होते हैं, वैसे ब्लॉकचेन में वैलिडेटर्स अप्रूवल अथॉरिटी होते हैं। वैलिडेटर्स नॉर्मली टोकन स्टेक करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं और नेटवर्क ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। अब तीसरा रोल, फुल नोड्स। फुल नोड्स ब्लॉकचेन का कंप्लीट डेटाबेस मेंटेन करते हैं, यानी ब्लॉकचेन का पूरा हिस्ट्री कॉपी इनके पास होता है। जैसे गूगल के सर्वर्स इंटरनेट डाटा स्टोर करते हैं, वैसे फुल नोड्स ब्लॉकचेन डाटा स्टोर करते हैं। अगर किसी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना हो कि 5 साल पहले क्या हुआ था, तो फुल नोड कंप्लीट लेजर चेक कर सकता है। और सिंपल वर्ड में समझाऊं तो माइनर्स माने प्रॉब्लम सॉल्वर्स और वैलिडेटर्स डिसीजन मेकर्स, फुल नोड्स रिकॉर्ड कीपर्स। अब तक हमने समझा ब्लॉकचेन पावरफुल है, वैलिडेटर्स और नोड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब एक वेरी इंपॉर्टेंट रियलिटी देखते हैं। आखिर नॉर्मल लोग ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट क्यों नहीं बन पाते? दोस्तों, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में रियल प्रॉफिट्स मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एंट्री बैरियर बहुत हाई होता है। सिंपल एग्जांपल, आप एयरलाइन बिजनेस में एंटर करना चाहो तो डायरेक्टली एयरप्लेन खरीदना पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि कॉस्ट ह्यूज है, टेक्निकल सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स है, रेगुलेशंस होते हैं और मेंटेनेंस हेवी होता है। ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सेम सिचुएशन है। बिटकॉइन माइनिंग करना है तो एसिक मशीन्स चाहिए, पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी सेटअप चाहिए, कूलिंग सिस्टम्स चाहिए, टेक्निकल मॉनिटरिंग चाहिए और इन्वेस्टमेंट लाखों या करोड़ों तक चला जाता है। इथेरियम वैलिडेटर बनना हो तो 32 ETH स्टेक करना पड़ता है और डेडिकेटेड सर्वर, स्टेबल इंटरनेट, टेक्निकल नॉलेज, स्लैशिंग रिस्क मैनेजमेंट, यानी कॉमन यूजर के लिए इजी नहीं है। और सोलाना की बात करें तो सोलाना और बीएनबी चेन जैसे नेटवर्क्स में और भी हाई इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स होते हैं। एंटरप्राइज ग्रेड हार्डवेयर यूज होता है, यानी हाई रैम सर्वर्स, कंटिन्यूस अपटाइम, एडवांस्ड नेटवर्किंग, टेक्निकल टीम्स, ये सब रिक्वायर्ड होता है। रियलिटी क्या है? ब्लॉकचेन इंडस्ट्री सबके लिए ओपन दिखती है, लेकिन एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप सिर्फ रिच इन्वेस्टर्स, टेक एक्सपर्ट्स, बिग कंपनीज तक लिमिटेड रह जाती है। जैसे होटल में रूम लेना इजी है, लेकिन होटल ओन करना डिफिकल्ट है, वैसे ही क्रिप्टो कॉइन्स बाई करना इजी है, लेकिन ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करना डिफिकल्ट है। लेकिन इंडस्ट्री ग्रेजुअली डेमोक्रेटाइज हो रही है और वही चेंज एमएसटी ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कर रहा है। इमेजिन करिए, अगर हार्डवेयर की जरूरत ही ना हो, टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड ना हो, एंट्री अमाउंट लो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोकॉल मैनेज करे, तो क्या नॉर्मल यूजर भी वैलिडेटर इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं? एग्जैक्टली exactly. अब हम एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन देखते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ थियरी नहीं है,
रियलिटी नंबर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन दिख रहा है। मैं चाहता हूं सब लोग इस टेबल को केयरफुली ऑब्जर्व करें, क्योंकि इसी स्लाइड में ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन सिस्टम्स और एमएसटी मॉडल का एक्चुअल डिफरेंस क्लियर होता है। पहले बिटकॉइन एंट्री रिक्वायरमेंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और इसके लिए एसिक माइनर्स यूज करना पड़ता है, और ये मशीन्स नॉर्मली 5, 10, 15 लाख या उससे भी ज़्यादा कॉस्ट कर सकते हैं। सिर्फ मशीन खरीदना इनफ नहीं है आपको, कूलिंग सिस्टम, डेडिकेटेड रूम, टेक्निकल मेंटेनेंस, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी सेटअप सब मैनेज करना पड़ता है। यानी बिटकॉइन माइनिंग बिजनेस एक इंडस्ट्रियल ऑपरेशन बन चुका है। अब इथेरियम देखिए, वैलिडेटर बनने के लिए 32 ETH रिक्वायर्ड। आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से ये अमाउंट बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट बन जाता है, और उसके साथ डेडिकेटेड सर्वर, SSD, रैम, स्टेबल इंटरनेट, टेक्निकल मॉनिटरिंग, ये सब भी रिक्वायर्ड होता है। और अगर वैलिडेटर प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुआ तो स्लैशिंग रिस्क भी होता है। सोलाना वैलिडेटर्स देखिए, यहाँ एंटरप्राइज लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये नॉर्मल यूजर लेवल पार्टिसिपेशन नहीं है। ये वैसे ही है जैसे नॉर्मल कार और फार्मूला 1 कार का डिफरेंस। बीएनबी चेन वैलिडेटर्स भी मोस्टली लार्ज कैपिटल और एंटरप्राइज हार्डवेयर यूज करते हैं, यानी पार्टिसिपेशन पॉसिबल है लेकिन कॉमन यूजर्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, एमएसटी चेन, इसका एंट्री रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल और आसान है। जस्ट 5400 प्लस से आप फ्रैक्शनल नोड ले सकते हो, हार्डवेयर की ज़रूरत ही नहीं, और टेक्निकल स्किल की बात करें तो उसकी भी ज़रूरत नहीं। और रिवॉर्ड्स देखो तो ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ट्रांजैक्शन फी भी मिलेगा। यानी एमएसटी मॉडल ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेमोक्रेटाइज करने की अटेम्प्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में, पहले ब्लॉकचेन वैलिडेटर बनना मतलब पूरा बिल्डिंग खरीदना, अब फ्रैक्शनल मॉडल के थ्रू उस बिल्डिंग का स्मॉल ओनरशिप पार्ट लेना। जैसे स्टॉक मार्केट में आप पूरी कंपनी नहीं खरीदते, सिर्फ शेयर्स लेते हो, वैसे ही यहाँ फ्रैक्शनल पार्टिसिपेशन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऑफ कोर्स हर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट का फ्यूचर एडॉप्शन, मार्केट एक्सेप्टेंस और इकोसिस्टम ग्रोथ पर डिपेंड करता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली इंडस्ट्री को चेंज कर रहा है। अब तक हमने कंपैरिजन देखा, लेकिन अब एक लेवल और डीपर जाते हैं। एक्चुअली एक ब्लॉकचेन नोड रन करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। बहुत लोग सोचते हैं नोड मतलब बस इंटरनेट और लैपटॉप, लेकिन रियलिटी उससे काफ़ी डिफरेंट होती है। प्रोफेशनल ब्लॉकचेन नोड चलाने के लिए नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है हाई परफॉर्मेंस सर्वर, SSD स्टोरेज, हाई रैम, स्टेबल इंटरनेट, 24/7 अप टाइम, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, बैकअप सिस्टम्स, टेक्निकल मेंटेनेंस। वाई 24/7 अप टाइम मैटर्स? ब्लॉकचेन नेटवर्क कभी सोता नहीं, ये 24 घंटे 365 डेज कंटिन्यूअसली रन होता है। अगर वैलिडेटर ऑफलाइन हो गया तो रिवॉर्ड्स मिस हो सकते हैं या पेनाल्टीज भी लग सकती है। समझो, बैंक एटीएम इमेजिन करिए, अगर एटीएम फ्रीक्वेंटली ऑफलाइन रहे तो लोग ट्रस्ट लॉस कर देते हैं। वैसे ही ब्लॉकचेन नोड्स को कंटिन्यूअसली एक्टिव रहना पड़ता है। फुल नोड्स ब्लॉकचेन का कंप्लीट लेजर स्टोर करते हैं और ब्लॉकचेन डाटा कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहता है। यानी मोर स्टोरेज, फास्टर प्रोसेसिंग, बेटर सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। नोड ऑपरेटर्स को फास्ट इंटरनेट, लो लैटेंसी,
नेटवर्क स्टेबिलिटी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस रियल टाइम वेरीफाई होते हैं। सिक्योरिटी भी बहुत क्रिटिकल होती है। अगर नोड कॉम्प्रोमाइज हो गया तो रिवॉर्ड्स इंपैक्ट हो सकते हैं, वैलिडेटर रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, नेटवर्क पार्टिसिपेशन इफेक्ट हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉकचेन नोड चलाना वैसे ही है जैसे एक मिनी डिजिटल डाटा सेंटर मैनेज करना। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, अगर इतना टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है तो नॉर्मल यूजर्स कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? इसी गैप को सॉल्व करने के लिए मैनेज्ड वैलिडेटर मॉडल्स और फ्रैक्शनल सिस्टम्स इंडस्ट्री में ग्रो हो रहे हैं। अब हम स्पेशली उस इकोसिस्टम की तरफ मूव करते हैं जहां फोकस है स्केलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, लो कॉस्ट पार्टिसिपेशन, हाई स्पीड ट्रांजैक्शंस। इंट्रोड्यूसिंग एमएसटी ब्लॉकचेन। अब तक हमने ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन सिस्टम समझे, उनकी स्ट्रेंथ भी देखी और लिमिटेशन भी देखी। अब आते हैं इस प्रेजेंटेशन के मेन इकोसिस्टम पर, एमएसटी ब्लॉकचेन। एमएसटी ब्लॉकचेन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है और इसका फोकस है स्केलेबिलिटी, स्पीड, एक्सेसिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म आई, लेयर 1। सिंपल लैंग्वेज में लेयर 1 मतलब ब्लॉकचेन का ओरिजिनल बेस इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर एप्स रन करते हैं, वैसे ही लेयर 1 ब्लॉकचेन बेस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर टोकन्स, एप्स और इकोसिस्टम्स बिल्ड होते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक्ड अथॉरिटी यानी पोसा कंसेंसस मॉडल यूज करता है। ये मॉडर्न कंसेंसस मैकेनिज्म है जो कंबाइन करता है स्पीड, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। अब ब्लॉकचेन अडॉप्शन का एक मेजर इश्यू होता है हाई गैस फी। कभी कभी इथेरियम ट्रांजैक्शंस में फीस ट्रांजैक्शन अमाउंट से भी ज्यादा हो जाती है। इमेजिन करिए आप 100 रुपये ट्रांसफर करें किसी को और फीस 300 रुपये लगता है, तब प्रैक्टिकल अडॉप्शन डिफिकल्ट हो जाता है। एमएसटी इकोसिस्टम लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन आर्किटेक्चर पर फोकस करता है, यानी नियर जीरो गैस फी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की डायरेक्शन में बिल्ड किया गया है। अब स्पीड की बात करें, ट्रेडिशनल सिस्टम्स में कभी कभी कंफर्मेशन स्लो हो जाती है, लेकिन मॉडर्न लेयर 1 चेन्स का फोकस होता है रियल टाइम स्केलेबल ट्रांजैक्शंस। सिंपल एग्जांपल में बताएं तो 2G इंटरनेट और फाइबर इंटरनेट का डिफरेंस। दोनों इंटरनेट है, लेकिन स्पीड एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। अब एक पावरफुल फीचर, इंस्टेंट फिनालिटी, मतलब ट्रांजैक्शन कंफर्म होने के बाद उसको क्विकली इरिवर्सिबल स्टेट मिल जाती है। जैसे यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए और इंस्टेंटली कंफर्मेशन आ जाए, वैसे ब्लॉकचेन वर्ल्ड में फास्ट फिनालिटी इंपॉर्टेंट होती है। और ईवीएम कॉम्पेटेबल भी है, यानी इथेरियम इकोसिस्टम के डेवलपर्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कॉम्पेटेबिलिटी पॉसिबल होती है। जैसे एंड्रॉयड ऐप्स मल्टीपल एंड्रॉयड फोन्स में रन कर सकते हैं, वैसे ईवीएम कॉम्पेटेबिलिटी इकोसिस्टम्स को एक्सपैंड करने में हेल्प करती है। अब समझिए, ब्लॉकचेन का फ्यूचर सिर्फ कॉइन प्राइस नहीं डिसाइड करेगा, फ्यूचर डिसाइड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पीड, स्केलेबिलिटी, यूटिलिटी, इकोसिस्टम एडॉप्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेयर 1 ब्लॉकचेन इतना वैल्यूएबल क्यों होता है? सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए? सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए? नहीं, रियलिटी उससे बहुत बड़ी है। लेयर 1 ब्लॉकचेन फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे इंटरनेट ने वेबसाइट्स और एप्स को पॉसिबल बनाया, वैसे लेयर 1 चेन्स
फ्यूचर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और डिजिटल इकोसिस्टम्स का फाउंडेशन बन सकता है। सबसे पहला यूज केस डिजिटल करेंसीज और टोकन्स, बिटकॉइन, इथेरियम, स्टेबल कॉइन्स, ये सब ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही रन करते हैं। जैसे डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज होती हैं, जैसे इंडिया की रुपीस, अमेरिका की डॉलर, वैसे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की अपनी डिजिटल एसेट होती है। अब आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डैप्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ऑटोमेटिक डिजिटल एग्रीमेंट्स। अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करो और पेमेंट सक्सेसफुल हो तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसी ऑटोमेशन को डिसेंट्रलाइज्ड वे में एग्जीक्यूट करते हैं। डैप्स मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। फ्यूचर में फाइनेंस एप्स, गेमिंग, सोशल मीडिया, टिकटिंग, वोटिंग सिस्टम्स सब ब्लॉकचेन बेस्ड होने वाले हैं। अब डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये ट्रेडिशनल बैंकिंग का अल्टरनेटिव इकोसिस्टम क्रिएट करने की डायरेक्शन है। इमेजिन करिए, लोन, स्टेकिंग, स्वैप्स, लेंडिंग विदाउट ट्रेडिशनल बैंक इंटरमीडियरीज, ये सब डीफाई में होते हैं। ब्लॉकचेन सप्लाई चेन ट्रैकिंग में भी यूज होता है, यानी प्रोडक्ट कहाँ बना, कैसे मूव हुआ, ओरिजिनल है या फेक, ये सब ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग पॉसिबल होती है ये लेयर 1 ब्लॉकचेन में। एग्जाम्पल, लग्जरी शूज या मेडिसिन इमेजिन करो, ब्लॉकचेन वेरीफाई कर सकता है कि प्रोडक्ट जेन्यून है या फेक। अभी टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स की बात करते हैं। रियल एस्टेट, गोल्ड, आर्ट, एसेट्स सब टोकनाइज्ड होने वाले हैं। जैसे शेयर्स कंपनी ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ब्लॉकचेन टोकन्स एसेट ओनरशिप रिप्रेजेंट करने वाले हैं। डाओ मतलब डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कम्युनिटी बेस्ड गवर्नेंस मॉडल। ट्रेडिशनल कंपनीज में डिसीजंस बोर्ड मेंबर्स लेते हैं, डाओ मॉडल्स में कम्युनिटी वोटिंग पार्टिसिपेशन पॉसिबल होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आइडेंटिटी एंड डेटा ओनरशिप। फ्यूचर इंटरनेट में डिजिटल आइडेंटिटी और पर्सनल डाटा ओनरशिप भी ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम पर शिफ्ट हो रहा है। आज इंटरनेट कंपनीज हमारा डाटा ओन करता है, फ्यूचर में यूजर्स अपना डाटा खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन सिर्फ कॉइन ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं, ये फ्यूचर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बन सकता है। एमएसटी फ्रैक्शनल नोड वैलिडेटर। अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, फ्रैक्शनल नोड वैलिडेटर मॉडल। ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन सिस्टम्स में वैलिडेटर पार्टिसिपेशन डिफिकल्ट था, बिकॉज ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड था, हार्डवेयर, टेक्निकल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड था। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है फ्रैक्शनल पार्टिसिपेशन। सिंपल लैंग्वेज में, अगर एक फुल वैलिडेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिव है तो उसको स्मॉलर पार्टिसिपेशन यूनिट्स में डिवाइड करना, यही फ्रैक्शनल मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे आप इमेज देख पा रहे होंगे, फ्रैक्शनल ओनरशिप हाई वैल्यू एसेट है और उसको फ्रैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे पहले पूरा कमर्शियल बिल्डिंग खरीदना पड़ता था, लेकिन आज फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल्स के थ्रू लोग स्मॉल अमाउंट से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे ही ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेशन को सिंप्लीफाई करने की डायरेक्शन यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला एडवांटेज, जीरो हार्डवेयर रिक्वायर्ड, यानी माइनिंग मशीन्स नहीं, कूलिंग सिस्टम्स नहीं, डेडिकेटेड सर्वर मैनेजमेंट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन भी नहीं। माइनिंग फॉर्म्स में मशीन्स ज्यादा अर्न नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ज्यादा अर्न करते हैं। यहाँ फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर सिंप्लीफिकेशन पर है। और सेकेंड एडवांटेज, लो एंट्री बैरियर। ट्रेडिशनल वैलिडेटर सिस्टम्स में पार्टिसिपेशन एक्सपेंसिव था, फ्रैक्शनल मॉडल्स
स्मॉलर पार्टिसिपेशन एलो करने की अटेम्प्ट करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट डेमोक्रेटाइज्ड ओनरशिप, वैसे ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेशन भी ग्रेजुअली डेमोक्रेटाइज हो रहा है। ऑटोमेटेड स्टेकिंग का मतलब सिस्टम रिवार्ड मैकेनिज्म्स को प्रोटोकॉल लेवल पर मैनेज करता है। जैसे बैंक एफडी में इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ऐड होता है, वैसे स्टेकिंग रिवार्ड सिस्टम्स ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो टेक्निकल स्किल। बहुत टैलेंटेड लोग ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कोडिंग या सर्वर मैनेजमेंट नॉलेज नहीं होती। ऑफ कोर्स हर ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का फ्यूचर एडॉप्शन, मार्केट एग्जीक्यूशन, इकोसिस्टम ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी ड्राइवन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स इंडस्ट्री में डेफिनेटली ग्रोइंग ट्रेंड है। ब्लॉकचेन का फ्यूचर तभी मास एडॉप्शन अचीव करेगा जब नॉर्मल यूजर्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का पार्ट बन सके। अब चैट बॉक्स में हॉनेस्टली बताइए, अगर हार्डवेयर की टेंशन ना हो, टेक्निकल सेटअप ना हो, पार्टिसिपेशन इजी हो, तो क्या ज्यादा लोग ब्लॉकचेन इकोसिस्टम ज्वाइन करेंगे? अब एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हिडन एक्सपेंसेस समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन माइनिंग और वैलिडेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कंटिन्यूअस मेंटेनेंस भी होता है। बिटकॉइन माइनिंग फॉर्म्स का एग्जांपल लेते हैं, वहां कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, कूलिंग कॉस्ट, हार्डवेयर रिप्लेसमेंट, टेक्निकल मॉनिटरिंग, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हीट मैनेजमेंट सब मेंटेन करना पड़ता है। कभी कभी अर्निंग से ज्यादा स्ट्रेस मेंटेनेंस का होता है। सिंपल एग्जांपल, अगर आप टैक्सी बिजनेस स्टार्ट करो, सिर्फ कार खरीदना इनफ नहीं होता। फ्यूल, सर्विस, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, कंटिन्यूअस एक्सपेंसेस होते हैं। अब यहाँ एमएसटी इकोसिस्टम का क्लाइमेट एडवांटेज हाईलाइट किया गया है, वो है जीरो हार्डवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट। यानी पार्टिसिपेंट को माइनर्स मेंटेन नहीं करनी, कूलिंग सिस्टम्स मैनेज नहीं करने, डेडिकेटेड सर्वर्स मॉनिटर नहीं करना है, और हार्डवेयर अपग्रेड्स हैंडल नहीं करना है। पोसा कंसेंसस मॉडल एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर पर फोकस करता है। कंपेयर टू ट्रेडिशनल माइनिंग मॉडल्स, एनर्जी कंजम्पशन बहुत ही कम है। आज दुनिया सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव कर रही है। कंपनीज और गवर्नमेंट्स दोनों लो एनर्जी सिस्टम्स, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं। फ्यूचर स्केलेबल ब्लॉकचेन सिस्टम को सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं, एफिशिएंट भी होना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में, ट्रेडिशनल माइनिंग फैक्ट्री मॉडल और मॉडर्न पोसा सिस्टम्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। जैसे पहले कंपनीज खुद सर्वर मेंटेन करते थे, आज क्लाउड सर्विसेज यूज करते हैं, वैसे ब्लॉकचेन पार्टिसिपेशन भी सिंप्लीफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्शन में इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ मेजर फोकस है लोअर ऑपरेशनल बर्डन, बेटर एक्सेसिबिलिटी, सिंप्लीफाइड पार्टिसिपेशन, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट पर, 21 नोड्स आर्किटेक्चर। ब्लॉकचेन का कोर फाउंडेशन होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में, पावर किसी एक कंपनी या एक पर्सन के पास कंप्लीटली नहीं होनी चाहिए। अगर पूरा व्हाट्सएप, एग्जांपल में बोलता हूं, अगर पूरा व्हाट्सएप सिर्फ एक सिंगल कंप्यूटर पर चले और वो सिस्टम डाउन हो जाए, तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स मल्टीपल पॉइंट्स पर रन करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम 21 नोड इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर फॉलो करता है।
ये फर्स्ट 3 नोड्स इकोसिस्टम स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कंपनी ऑपरेट करता है। इनका रोल होता है नेटवर्क स्टेबिलिटी, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, कोर गवर्नेंस, इनिशियल इकोसिस्टम सपोर्ट। जैसे एक न्यू सिटी डेवलप होती है, इनिशियली गवर्नमेंट रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, उसके बाद ग्रेजुअली पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज होती है। अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी के लिए 18 नोड्स फ्रैक्शंस में बाई करने का अपॉर्चुनिटी है। ब्लॉकचेन का ट्रू पावर तब आता है जब नेटवर्क पार्टिसिपेशन वाइडर कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे इंटरनेट सिर्फ एक कंपनी का नेटवर्क नहीं, मिलियंस ऑफ सिस्टम्स कनेक्टेड इकोसिस्टम है। वैसे ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिसिपेशन से स्ट्रांग होती है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स में यूजर्स सिर्फ कस्टमर होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में यूजर्स इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। मल्टीपल वैलिडेटर नोड्स किस लिए? नेटवर्क सिक्योरिटी इंप्रूव करते हैं, फेल्यूर रिस्क रिड्यूस करते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करते हैं, इकोसिस्टम रेजिलियंस स्ट्रांग बनाते हैं। अब हम आते हैं पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर पर, यानी नोड प्राइसिंग मॉडल। ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेशन ट्रेडिशनली बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन यहां स्टेज्ड प्राइसिंग स्ट्रक्चर किया गया। Why stage wise pricing exists? Normally blockchain ecosystems और टेक प्रोजेक्ट्स अर्ली पार्टिसिपेशन मॉडल्स यूज करते हैं, जहां अर्ली एडॉप्टर्स लोअर स्टेजेस में एंटर करते हैं। डिमांड और इकोसिस्टम ग्रोथ के साथ स्टेजेस ग्रेजुअली मूव करते हैं। सिंपल एग्जांपल में, जब कोई न्यू मेट्रो सिटी डेवलप होती है, स्टार्टिंग फेज में प्रॉपर्टी प्राइसेस लो होते हैं। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिमांड ग्रो होती है, प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। अब देखते हैं लेवल 1 पार्टिसिपेशन लोअर प्राइसिंग रेंज से स्टार्ट होता है, 1000 से लेके 2000 तक। अर्ली स्टेज मॉडल का ऑब्जेक्टिव होता है इनिशियल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इकोसिस्टम ग्रोथ, वाइडर एक्सेसिबिलिटी, इसीलिए अर्ली स्टेज का प्राइस लो होता है। और फिर नेक्स्ट लेवल 2, यहां प्राइसिंग रेंज 2000 से 11000 इंक्रीज होती है। ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट इकोसिस्टम्स में प्राइसिंग प्रोग्रेशन नॉर्मली डिमांड, एडॉप्शन, कम्युनिटी ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है। इसीलिए ये लेवल वाइज प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। अब लेवल 3, 11000 से 20000 तक हाइयर पार्टिसिपेशन स्टेज रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्टार्टअप कंपनीज में सीड इन्वेस्टर्स, अर्ली इन्वेस्टर्स, ग्रोथ स्टेज इन्वेस्टर्स, डिफरेंट एंट्री स्टेजेस होते हैं। वैसे ही पार्टिसिपेशन मॉडल भी स्टेज्ड स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। अर्ली इंटरनेट कंपनीज को भी इनिशियली लोग सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप बाद में ह्यूज क्रिएट करता गया। अब नोड प्राइसिंग को समझते हैं। ईच नोड 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है, स्टेज वाइज प्राइस इंक्रीज होता है। अब हम फ्रैक्शनल पार्टिसिपेशन मॉडल को और डिटेल में समझेंगे। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां एक्चुअल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन होता है। हर नोड को 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है। अगर एक फुल वैलिडेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक लार्ज प्रॉपर्टी मान लें, तो फ्रैक्शंस उस प्रॉपर्टी के स्मॉलर ओनरशिप यूनिट्स की तरह रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। जैसे पहले पूरा शॉपिंग मॉल खरीदना पड़ता था, लेकिन आज फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल्स के थ्रू मल्टीपल लोग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। वैसे ही यहां ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेशन को भी डिवाइड किया गया है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टेज वाइज प्राइस प्रोग्रेशन।
नॉर्मली इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन मॉडल में अर्ली स्टेज लोअर प्राइसिंग पर होते हैं, लेटर स्टेजेस डिमांड और अवेलेबिलिटी के बेसिस पर हाइयर लेवल्स पर मूव करते हैं। और आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो फ्लाइट टिकट्स देखिए, जो लोग अर्ली बुकिंग करते हैं उनको लोअर प्राइस मिलता है, जैसे जैसे सीट्स कम होते हैं तो प्राइस इंक्रीज होता है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट काम करता है, वो है स्केर्सिटी। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ एन परसीव्ड वैल्यू को इम्पैक्ट करती है। 70,000 फ्रैक्शन स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन को वाइडर ऑडियंस तक एक्सेसिबल बनाना है। जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनी शेयर्स डिवाइड करती है ताकि मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन कर सकें, वैसे फ्रैक्शनल ब्लॉकचेन पार्टिसिपेशन मॉडल्स भी एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करने की डायरेक्शन में काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, फ्रैक्शनल ओनरशिप का एक्चुअल लॉन्ग टर्म वैल्यू इकोसिस्टम एडॉप्शन, यूटिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। यहाँ देखिए आपको, अगर अभी 10वां नोड एक्टिव हो चुका है ऑलरेडी, अगर आपको लेना है अभी एक फ्रैक्शन भी आप खरीदना है तो, या आप कंप्लीट नोड खरीदना चाहते हो, तो एक कंप्लीट नोड का प्राइस होता है 14 करोड़। लेकिन वो हर कोई स्पेयर नहीं कर सकता, स्पेंड नहीं कर सकता, इसीलिए इसको 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है। अगर आपको एक फ्रैक्शन लेना है तो आपका वैल्यू से 4,572 प्लस 18% जीएसटी के साथ 5,410 रुपीज के करीब आज का रेट है, लाइव प्राइस। ये दिन पे दिन बढ़ते जाएगा, क्यों? हर फ्रैक्शन सेल होने के बाद ऑटोमेटिकली 0.018 पैसा इंक्रीज होता है। इस वजह से आज जो प्राइस है कल वो नहीं रहेगा, कल जो प्राइस होगा वो परसों नहीं रहेगा, दिन पे दिन बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे नोड खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे इसका प्राइस भी इंक्रीज होता जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन में, वैलिडेटर नोड पे अभी हम लोग वैलिडेटर नोड 10 पे है, अभी ये चल रहा है। नेक्स्ट 10 जब खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 11th अप होगा, तो आपको 11 खरीदना होगा। कितने अमाउंट से? 5,857 प्लस 18% जीएसटी, नियर अबाउट 7,000 रुपीज होता है। तो ऐसे ऐसे इसका रेट बढ़ते जाएगा। जैसे वैलिडेटर नोट 21 पे जाते हैं हम लोग, तो आपको एक फ्रैक्शन 24,000 के करीब खरीदना पड़ेगा। तो साथियों, यहां आप जितना जल्दी एंट्री करते हैं उतना ज्यादा रिवॉर्ड्स कमा पाएंगे और उतना ही कम अमाउंट से आप फ्रैक्शनल नोट्स खरीद पाएंगे, राइट? और यहाँ वैलिडेटर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले आपको एक सिंपल एक मोबाइल में कोई भी वैलेट, ब्रिज की वैलेट है हमारा, एमएसटी ब्लॉकचेन का नेटिव वैलेट है ब्रिज की, ये मल्टी चेन वैलेट है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो। अगर आप एप्पल आईओएस यूज करते हैं तो मेटामास्क, सेफपाल, टोकन पॉकेट, कुछ भी हो आप यूज कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, सेफपाल से एमएसटी ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो आप डायरेक्टली सेफपाल को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईओएस, करके उसमें डायरेक्टली आप एमएसटी ब्लॉकचेन को ऐड कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि एमएसटी कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट भी मांगते हैं। ये सर, ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन का नेटिव करेंसी है। तो आपको ब्लॉकचेन जैसे ही ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली एमएसटी कॉइन भी ऐड हो जाता है। आपको मतलब इंडिविजुअली टोकन को ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, आप वैलेट पहले कनेक्ट करेंगे, एमएसटीसी को ऐड करेंगे, मतलब आ जाएगा उसमें एमएसटीसी, उसका रिसीव एड्रेस लेके आप केवाईसी करना पड़ेगा आपको mstblockchain.com पे, साइट पे। आपको जो बंदा इनवाइट करता है उनसे आपको रेफरल लिंक मांगना पड़ता है, और वो रेफरल लिंक से आप डायरेक्टली केवाईसी कर पाते हैं। करने के बाद ये जो वैलेट आप सेटअप किया है उसका रिसीव एड्रेस लेके जाके वहां वैलेट में ऐड करनी पड़ती है।
वो करने के बाद आप फ्रैक्शनल नोड या फुल नोड खरीद पाएंगे। जैसे जैसे आप खरीदते जाएंगे, जैसे समझो आज आप 1 या 10 या 100 खरीद लिए फ्रैक्शंस, आप जब चाहे तब 21 नोड खत्म होने तक खरीद सकते हैं। आज एक ले लिया, फिर कल कुछ पैसा आपको मिला तो कल एक ले लिया, परसों ले लिया, ऐसे आपके पास जब पॉकेट अलाउ करता है तब तब आप खरीद सकते हो। कब तक? 21 नोड खत्म होने तक। ठीक है। तो ये खरीदने के बाद क्या होता है, आपको डेली नेटवर्क रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अभी फिलहाल 21 नोड्स एक्टिव नहीं हुए हैं, इसीलिए आपको ओनली ब्लॉक रिवॉर्ड ही मिलेंगे, क्योंकि आप वैलिडेटर नोड बाई किए हैं और वैलिडेटर ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। जैसे ट्रांजैक्शंस वेरीफाई होते हैं तो ब्लॉक बनते हैं और ब्लॉक रिवॉर्ड्स जनरेट होते हैं। वही ब्लॉक रिवॉर्ड्स आपको डेली मिलते हैं। आप जितने फ्रैक्शंस लिए हैं उतने फ्रैक्शंस के रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। उसमें से 50% ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन में प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए चले जाएंगे, और रिमेनिंग 50% टोकन्स आप विड्रॉ करके आपके वैलेट में ले सकते हो। आप जब चाहे तब उसको यूज भी कर सकते हो, किसी को ट्रांसफर करनी हो या P2P में सेल करनी हो, कुछ भी कर सकते हैं। और जब ये लिस्टिंग होगा तब डायरेक्टली एक्सचेंज पे सेल भी कर सकते हो। और जैसे जैसे ये 21 नोट्स एक्टिवेट हो जाएंगे उसके बाद से आपको नॉट ओनली ब्लॉक रिवॉर्ड्स, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं आपको। जो आप स्टेक लगा रहे हैं, आप कॉइन्स 50% जा रहे हैं, उसके स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और हर ट्रांजैक्शन का जो फीस मिलता है, फीस कटता है यूजर्स का, वो फीस भी आपको मिलता है। तो एक वैलिडेटर फ्रैक्शनल नोड खरीदने से आपको 3 तरह के इनकम मिलते हैं। कौन से? ब्लॉक रिवॉर्ड्स, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन फी। अब ये रिवॉर्ड कैलकुलेशन को समझते हैं। एमएसटी ये कब तक आएंगे? अभी जो रिवॉर्ड आप वैलिडेटर फ्रैक्शंस वैलिडेटर बन गए, तो बनने के बाद आपको कितने साल तक ये आएंगे, ये क्वेश्चन होगा सबका। तो ये क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। यहाँ आपको जो ब्लॉक रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, ब्लॉकचेन जब तक ब्लॉक जनरेट करेगा तब तक आपको ट्रांजैक्शन फी मिलेंगे, और जब तक आपका स्टेकिंग उस ब्लॉकचेन पे रहेगा तब तक आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। लेकिन जो ब्लॉक रिवॉर्ड्स या नेटवर्क रिवॉर्ड्स होते हैं, वो एमएसटीसी टोटल सप्लाई कितना है वो सब बाहर आने तक ही आपको मिलता है। यानी यहाँ टोटल सप्लाई है 8.4 बिलियंस, यानी 840 करोड़। ये 840 करोड़ एमएसटीसी अगले 20 साल तक, यानी 2024 अक्टूबर 3 को इसका फर्स्ट जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट किया गया। तो वहां से लेके अगले 20 साल मतलब 2044 तक आपको ये ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि तब तक ये टोटल 840 करोड़ एमएसटीसी सर्कुलेशन में आ जाएंगे। कैसे आएंगे? ये आने का मैकेनिज्म क्या है? यहाँ देखिए, ये ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक्ड अथॉरिटी पे चलता है, पोसा टेक्नोलॉजी पे, और हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक क्रिएट होता है। ये ब्लॉक का रिवॉर्ड 200 एमएसटीसी मिलता है। ये 200 एमएसटीसी एक ब्लॉक को मतलब 3 सेकंड में आता है, तो एक दिन में 57,60,000 एमएसटीसी बाहर आता है। तो यही 57,60,000 एमएसटीसी जितने नोड एक्टिव हुए हैं उतने नोड्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे समझिए यहाँ टोटल देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ ब्लॉक रिवॉर्ड यानी 57,60,000 एमएसटीसी, ठीक है। तो डेली इतना आ रहा है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एक्टिव नोड्स। कितने एक्टिव नोड्स है आज? 10। 10 इंटू ईच नोड 70,000 फ्रैक्शंस, मतलब 7 लाख फ्रैक्शंस है। तो 57,60,000 एमएसटीसी को 7 लाख फ्रैक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करने से आज एक फ्रैक्शन होल्डर को 8.22 एमएसटीसी मिल रहे। वैसे आप 10 खरीदें तो 82 मिलेंगे, 100 खरीद लिए तो 822 मिलेंगे। इस तरह आपको, आप जितने फ्रैक्शंस लेते हैं उतने एमएसटीसी आपको डेली मिलने वाले हैं। और ये कब तक मिलेंगे?
अगले 20 साल, अब से लेके 19 साल तक, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 ईयर खत्म हो चुका है। ठीक है। और ये 20 साल तक क्यों, इतना देर क्यों? देखिए, अगर यहाँ डेली 57,60,000 के हिसाब से पहले 2 साल में ही 840 करोड़ में से 50% यानी 420 करोड़ एमएसटीसी सर्कुलेशन में आ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, हर 2 साल में हैल्विंग होता है। हैल्विंग का मतलब क्या है, जो आज ब्लॉक रिवॉर्ड मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। यानी आज जो 200 एमएसटीसी हर ब्लॉक पे मिल रहा है वो 100 एमएसटीसी हो जाए। तब आज जो 57,60,000 डेली मिंट हो रहे हैं वो आधा हो जाएंगे, यानी 28,80,000 एमएसटीसी हो जाएंगे। कब से? ये हेल्विंग माने अक्टूबर 3, 2026 से। वहां से आपको आज जो कॉइन्स डेली मिल रहे हैं ना वो कम होते जाएंगे। जैसे जैसे नोट्स एक्टिवेट होते जाएंगे उतने वैसे वैसे आपके कॉइन्स भी, मतलब रिवार्ड मिलना भी कम होते जाएंगे। तो होप आप सब अच्छे से समझ लिए होंगे। और आपको अधिक जानकारी के लिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है mstblockchain.com। इसमें जाने से आपको टोटल फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज का आपको वहां डिटेलिंग मिलेगा।